तो हम कल जो क्वेश्चन कर रहे थे हम वही देख रहे हैं, हम वही चीज कर रहे हैं। एच.सी. वर्मा पेज नंबर 198, एच.सी. वर्मा पेज नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58 एक सक्सेशन में। देखो क्वेश्चन नंबर 56 देखो एच.सी. वर्मा का, उसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस सी व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 56। इन क्वेश्चन 56 इज गिवन दैट a kid of mass m stands at the edge of a platform of radius r which can be freely rotated about the axis। ये एक प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, और यहाँ ये फिक्स्ड है, यहाँ एक रॉड है जिसके थ्रू ये रोटेट कर सकता है, इसके थ्रू जो है ये रोटेट कर सकता है। ये एक डिस्क है, ये प्लेटफॉर्म है जो इस एक्सिस के बाद रोटेट कर सकता है, और यहाँ एक बच्चा खड़ा है, एक किड इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है। A kid of mass m stands at the edge of a platform of radius r, which can freely rotate about its axis. The moment of inertia of the platform is I. The moment of inertia of the platform is I. The moment of inertia of the platform is. The system is at rest. The system is at rest. ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। सिस्टम is at rest. When a friend throws a ball of mass m and the kid catches it, इसका एक फ्रेंड क्या करता है, एक बॉल को थ्रो करता है। इसका एक फ्रेंड जो है वो एक बॉल को थ्रो करता है, और ये बॉल ऐसे जाता है और इस बॉल को ये पर्सन कैच कर लेता है। दिया हुआ है इस बॉल की मास m, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v। ये इसका फ्रेंड एक बॉल थ्रो करता है, और ये बॉल इसके ऊपर जो गिरता है वो टेंजेंशियली गिरता है, दिस इज टेंजेंट टू द ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर मतलब इस डिस्क पे टेंजेंशियली एक बॉल आता है, इसको ये कैच कर लेता है। जैसे ये कैच करेगा, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, उसके तुरंत बाद ये घूमने लगेगा। ठीक, कैसे घूमेगा, ठीक है, तो देखें कैसे घूमेगा। तो जब ये इसको कैच करेगा तो क्या हम कह सकते हैं, जब ये इसको कैच करेगा तब क्या हम कह सकते हैं कि उस समय एक फोर्स हम क्या कर रहे हैं, देखो हम डिस्क प्लस मैन या किड प्लस बॉल, इन तीनों को सिस्टम मान रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा नॉर्मल ऐसे, और इसके ऊपर वही फोर्स लगा होगा नॉर्मल बॉल के ऊपर, इस तरह से लगा होगा। जब इसने बॉल को कैच किया होगा तो बॉल ने इसके हैंड को पुश किया होगा, इसने बॉल को पुश किया होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर, सही है। अगर ये फ्रिक्शनलेस होता तो बॉय भी क्या होता, इस पे स्लिप कर गया होता। बट जब इसके ऊपर इधर लगा तो इसको बचाने के लिए इस मैन पे फ्रिक्शन लगा होगा इधर, और इसका रिएक्शन फ्रिक्शन लगा होगा इसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा होगा। ये भी एक्शन रिएक्शन पीरियड। अगर ये डिस्क फ्री होता, ग्राउंड पर का इसका एक्सिस फिक्स नहीं होता, अगर इस डिस्क का एक्सिस फिक्स नहीं होता, अगर इस डिस्क का एक्सिस रिजिड नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये पॉइंट, ये जो एक्सिस ये फिक्स नहीं होता, ये डिस्क मूव भी कर जाता। इस फ्रिक्शन के कारण ये डिस्क मूव करता, बट इसको ये बचा लेगा। कौन बचा लेगा, फोर्स फ्रॉम हिंज बचाएगा ना। तो ये बता, इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, हिंज है। देखो मैन और बॉल, मैन ने जो बॉल पे लगाया वही बॉल ने मैन पे लगाया, कट गया। तो ये बताओ, इसका अगर हम इसको टॉप व्यू में देखें तो इस तरह से दिखेगा। क्या चीज, बिल्कुल। तो किसके वॉट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, ये एक्सटर्नल। देखो इसका टॉर्क, इसका एक टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, इसके रिएक्शन का वही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस नॉर्मल एक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, सब कट जाएगा। बट इसका टॉर्क, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना,
दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। अब इस सिस्टम को देखें तो ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज एफ हिंज। तो इफ एस, ये एफ हिंज जिस एक्सिस से पास हो रहा है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। हो सकता है यहां के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना हो, याद रखना, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस हिंज का टॉर्क है। अगर हिंज फोर्स यहां लग रहा है, अगर सोचो अगर हिंज फोर्स यहां लग रहा है तो क्या इस पॉइंट के अबाउट हिंज का फोर्स का टॉर्क है ना? यस सर। किसकी बात टॉर्क नहीं है? जो जो एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जिस एक्सिस से पास कर रहा है, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बट टॉर्क अबाउट हिंज इज जीरो। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इज कंजर्व होगा। इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एग्रीड? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इससे पास हो रहा है तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट इज कंजर्व। तो पहले ये बताओ, कोलाइड होने के पहले, कैच करने के पहले, जब ये रेस्ट पे था, ये मैन रेस्ट पे था, ये डिस्क रेस्ट पे था और सिर्फ ये बॉल चल रहा था, सिर्फ ये बॉल m मास का बॉल v स्पीड से चल रहा था, इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या थी? ओ के अबाउट mvr। एग्रीड? mvr। और जैसे इसने इसको कैच कर लिया, इसके हाथ में बॉल आ गया, इसकी मास m है और इसकी मोमेंट इनर्शिया i है और ये पूरा सिस्टम घूमने लगा ओमेगा से। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसके अबाउट i प्लस, दोनों को पॉइंट मास मान लो, m प्लस m इंटू आर स्क्वायर, सॉरी i प्लस i, तो इसका मोमेंट इनर्शिया पहले से था, इसका कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा कितना? mr स्क्वायर, इसका कितना? mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। सही है? ये एक, इसमें जितने मासेस हैं, पॉइंट मासेस जिससे ये बना है, सबका कंट्रीब्यूशन मोमेंट इनर्शिया i में है। इसके अलावा दो पॉइंट मासेस है एक्स्ट्रा। कौन कौन से? एक यहां पर और एक यहां पर। एग्रीड? ओमेगा निकल गया ना? आंसर यही होगा, देख लेना। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं कि ये डिस्क था रेस्ट पे, ये पर्सन यहां खड़ा था, किड यहां खड़ा था उसके बाउंड्री पे, और मैंने बॉल ऐसे थ्रो किया रेडियली और इसने कैच कर लिया, तो क्या होता? बोलो। तो क्या ये घूमता? नहीं घूमता, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी क्या थी? जीरो। इस पॉइंट ओ के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? जीरो ना? ये नहीं घूमता। एग्रीड? मैं इसको चेंज कर देता हूं। मान लो बॉल को मैं इस तरह से थ्रो करता, कैसे? इसके साथ, रेडियस के साथ थीटा बनाते हुए मैं इस मास m को थ्रो करता स्पीड v से, और ये रेडियस वेक्टर के साथ थीटा बना रहा होता, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आता बताओ? तब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होता? m v r साइन थीटा होता। बाकी सब वही होता। समझ रहे हो? यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन 57 पढ़ो क्या है। Suppose the platform in the previous problem is brought to rest with ball in the hand of the kid। अब इसको रोक दिया गया, यानी प्लेटफॉर्म रुक गया, उसके पेरिफेरी पे चाइल्ड खड़ा है, उसके हाथ में एक बॉल है। Now the boy throws the ball horizontally।
अब बॉल को ये बॉय थ्रो कर रहा है बॉल को, तो बाकी मैन प्लस डिस्क उसके उल्टा घूम जाएगा, किस एंगुलर स्पीड से घूमेगा। एग्रीड। 57 क्या है देखो, 57 क्या है, 57 इसका ये कहना है कि अब मान लो इस तरह से था, अब मान लो इस तरह से था। 57 का स्टेटमेंट ये है कि सपोज द प्लेटफॉर्म विद द चाइल्ड विद द बॉल इज एट रेस्ट। टॉप व्यू बना रहा हूं मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूं 57 में। मैं कह रहा हूं ये डिस्क जो है जिसकी एक्सिस फिक्स्ड है, ये डिस्क रेस्ट पे है, यहां एक चाइल्ड खड़ा है और इसके पास एक बॉल भी है, इसके हैंड्स में एक बॉल है। सो ये मोमेंट ऑन इनर्शिया एम आई, इसकी मास एम, इसकी मास एम, बॉल की मास और ये रेस्ट पे है। अब ये चाइल्ड क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है। अब ये चाइल्ड क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है। नाउ दिस चाइल्ड थ्रोज द बॉल, नाउ दिस चाइल्ड थ्रोज द बॉल टेंजेंशियली विद स्पीड v। ठीक है ना। ये v से थ्रो कर रहा है। ये v किसके रेस्पेक्ट में दिया है देखो तो, फ्रेंड, और फ्रेंड का है ग्राउंड पे, है ना। इसके बाद ये स्पीड किसके रेस्पेक्ट में दिया है, ग्राउंड के। सो लेट अस दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम ये स्पीड मान रहे हैं रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम बाद में देखेंगे। तो जब तुम इसको थ्रो करोगे कि तुमने इसको एक फोर्स दिया, इस बॉल को तुमने पुश किया वेलोसिटी देने के लिए, तो बॉल ने तुम्हें तो पुश किया, तो तुम पीछे घूम जाओगे, घूमोगे ना। ओमेगा से ओमेगा निकालना है, तो क्या लिख दें, 0 + 0, इनिशियल सब कुछ 0 था, इज इक्वल टू, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉइंट O के अबाउट, अगर मैं इस डायरेक्शन को मान लूं पॉजिटिव, इसको मान लूं नेगेटिव, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -mvr प्लस I प्लस mr² टाइम्स ऑफ ओमेगा। लिख दो। ये एंगुलर मोमेंटम तुमने क्रिएट किया क्लॉकवाइज, तो बाकी जो मैन और ये है ये रोटेट हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहां से आ गया ओमेगा इक्वल टू कितना, mvr/I प्लस mr², ये हो जाएगा ओमेगा। मैंने तुमको ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया था। अगर मैं यहां तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन द बॉल एंड द मैन, और मैं यहां तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इनिशियली बिटवीन मैन एंड बॉल, तो कितना आएगा। क्या मैं इसको लिख दूं v प्लस ओमेगा, ये जा रहा है v से टेंजेंशियली और इसकी स्पीड होगी टेंजेंशियली ओमेगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया है दिस द वेलोसिटी एज सीन बाय विथ रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरिंग बॉय, तो यानी ये वेलोसिटी दिया है, समझ रहे हो। अगर कभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां तो v दिया था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बना दिए। बट अगर ये दिया होता u, क्या दिया होता, अगर ये दिया होता u, क्वेश्चन में ये दिया होता द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन बाय द बॉय द मैन आफ्टर थ्रोइंग द बॉल, थ्रो करने के बाद मैन को लग रहा है कि इसकी स्पीड इतनी है, यानी u दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो v तुम निकालते, तुम हमेशा ग्राउंड में मान लो, ये ग्राउंड ये ग्राउंड दोनों ग्राउंड के स्पीड में मान लो, बाद में इनको रिलेट कर दो, क्योंकि तुमको इक्वेशन जब भी लगाना होता है ग्राउंड की वेलोसिटी चाहिए होती है। बाद में ये दिया है तो u के टर्म में तुम ग्राउंड की स्पीड निकाल सकते हो, u माइनस ओमेगा। इस क्वेश्चन में नहीं है, किसी और क्वेश्चन में होगा, हम देखेंगे। यहां कोई डाउट? क्वेश्चन 58, नेक्स्ट क्वेश्चन।
58 क्या दिया हुआ है? ठीक है, दिया हुआ है। मान लो पिछले क्वेश्चन में 58 को देखो, ये टॉप व्यू में देख रहे हैं, ये डिस्क है, इसका ये फिक्स्ड एक्सिस है। सो द प्लेटफॉर्म विद द किड इन द प्रीवियस पॉइंट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किड है जिसकी मास m है, इसकी मोमेंट इनर्शिया I है, रेडियस r है, और ये सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था ओमेगा से। इनिशियली में ये घूम रहा था, किसी कारण से ये घूम रहा था, ये इसके ऊपर था और दोनों कंबाइंड घूम रहा था ऐसे ओमेगा से। द किड स्टार्ट्स वॉकिंग, यहां बॉल नहीं है, द किड स्टार्ट्स वॉकिंग along the rim, along the tangent, along the circumference rim with a speed v relative to the platform also in anti-clockwise direction। अब ये क्या करता है, ये चाइल्ड इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है उसी डायरेक्शन में ये चलना शुरू कर देता है। ठीक है, ये अब उसके ऊपर वॉकिंग भी स्टार्ट कर देता है। तो बताना है कि इसकी नई ओमेगा डैश कितनी होगी। एग्रीड? ठीक, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बिना ये जाने कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या डेटा दिया है, मैं मान लेता हूं कोई भी चेंज हुआ, मान लेते हैं इसकी स्पीड है ओमेगा डैश, इसकी स्पीड है वी डैश, दोनों किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मैं दोनों स्पीड मान लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चेंज होके इसकी वेलोसिटी हो गई वी डैश, इसकी कितनी हो गई? दिस ओमेगा डैश रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? मेरा इक्वेशन क्या बनना चाहिए? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था I प्लस mr स्क्वायर, I प्लस mr स्क्वायर ओमेगा, सही है ना? बाद में क्या हो जाएगा? I ओमेगा डैश प्लस इसका क्या लिख दें? m v डैश r, सही है? चलो, अब हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर ये दिया है दिस मैन स्टार्ट्स टू वॉक विद स्पीड, अगर ये स्पीड दिया है किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो मेरा क्वेश्चन बन गया। ये पहले से ग्राउंड में है, बन गया। यहां क्या लिखा देखो, द किड स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द रिम विद स्पीड v विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। यानी प्लेटफॉर्म का ये जो पॉइंट है जहां ये खड़ा है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v डैश है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म से टू ग्राउंड, सही है? वेलोसिटी मैन से टू ग्राउंड मैंने वी डैश माना है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म से टू ग्राउंड क्या होगा? बताओ, प्लेटफॉर्म की स्पीड कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? ओमेगा डैश आर, यही है ना? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ मैन से टू ग्राउंड दिया हुआ है वी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दिया हुआ है वी, ये नहीं दिया हुआ है। यानी तुम वी डैश को क्या लिख दोगे? बताओ, तुम यहां से वी डैश को क्या लिख दोगे? जो डेटा दिया है उसके टर्म में ग्राउंड के स्पीड वेलोसिटी क्या लिख दोगे? वी प्लस ओमेगा डैश आर लिखोगे, यहां डाल दो I प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I ओमेगा डैश प्लस एम आर, वी डैश का मतलब है v प्लस ओमेगा डैश आर। यहां से आएगा I प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश प्लस एम वी आर। क्या पूछा था? ओमेगा डैश ना, कितना है बताओ? ओमेगा डैश कितना है बताओ? ओमेगा माइनस एम वी आर बाई आई प्लस एम आर।
आंसर है, देखो तो आंसर है ये कि नहीं है? यही है ना? ठीक ठीक। तो तुमको जो करना है समझो, तुमको जो करना है, हम क्या कर रहे हैं इसको समझिएगा। कोई डाउट है इसमें? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर से एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। मिटाएं इसको। यस सर। मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं और तुम इस क्वेश्चन को समझना, मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूं। मैं तुमको इसी तरह से कर रहा हूं जैसे मैंने तुम्हें कभी लीनियर मोमेंटम केस में बताया था। मैंने तुमको लीनियर मोमेंटम केस में जैसे बताया तो वैसे मैं दोबारा बता रहा हूं। तीन केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से? देखो, ये बताओ मुझे। मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि एक मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें कि एक डिस्क है जिसकी मोमेंट इनर्शिया है आई, रेडियस है आर, और यहां पर एक पर्सन खड़ा है जिसकी मास है एम। ठीक, ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, ये पूरा सिस्टम ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। नाउ दिस पर्सन स्टार्ट्स टू वॉक, नाउ दिस पर्सन starts to walk in anti-clockwise direction such that its velocity is v with respect to with respect to fill in the blanks। ठीक, ये अब क्या करता है, चलने लगता है इसी डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी v दी हुई है विथ रेस्पेक्ट टू, पहला ग्राउंड, दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ डिस्क बिफोर वॉकिंग, सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ डिस्क आफ्टर वॉकिंग। यहां तीन चीजें पॉसिबल है। यहां फिल इन द ब्लैंक्स में मैं तीन चीज भर सकता हूं, या तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्वेश्चन ये स्पीड दिया है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क आफ्टर वॉकिंग स्टार्ट्स, आफ्टर वॉकिंग स्टार्ट्स, वॉकिंग स्टार्ट होने के बाद जो डिस्क था उसके रिस्पेक्ट में। और तीसरा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क बिफोर वॉकिंग। तीनों में आंसर अलग लगाएगा, तीनों में आंसर अलग लगाएगा, तीनों अलग क्वेश्चन है, समझो। मैं पहले ये बोल रहा हूं इन जनरल कि मान लेते हैं कि जब ये वॉकिंग स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं कि जब इसने वॉकिंग स्टार्ट कर दिया और ये चलने लगा, तो मैं दोनों वेलोसिटी मान लेता हूं। मैं इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं टेंजेंशियली v डैश, और मैं इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं, नई वेलोसिटी, मैं इसकी नई वेलोसिटी मान लेता हूं ओमेगा डैश। मैं इसकी वेलोसिटी v डैश और ओमेगा दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं बोल रहा हूं ये भी मैंने ले लिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये भी ले लिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, तो मेरा इक्वेशन पहले क्या होगा जो हर केस में सेम होगा? तो मेरा इक्वेशन क्या होगा बताओ? क्या मैं लिख दूं I प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, I प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा शुड बी इक्वल टू I ओमेगा डैश प्लस m v डैश r। एग्रीड? सही है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे।
ये याद रखना, ये हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ग्राउंड में लेते हैं एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम डायमेंशन में। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में v दिया है, द मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी v रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी v डैश इक्वल टू v हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन अगर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है तो v डैश का वैल्यू कितना दिया है, v दिया है ना, तो v यहां डाल देंगे, ओमेगा डैश चला आएगा। एग्रीड ना? अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज है दैट वेलोसिटी ऑफ द मैन इज v डैश या v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये तो हमने रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही माना था ना, तो v डैश हो गया v, यहां डाल दो, ये पता है, ये पता है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ओमेगा डैश निकालना है, निकल जाएगा ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क आफ्टर वर्किंग, यानी ये जो पॉइंट, ये जो चलता हुआ पॉइंट है, ये जो चलता हुआ पॉइंट है P, इसके रेस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी v दी हुई है। जब ये चलने लगा, ये हो गया ओमेगा डैश, इस ओमेगा डैश के कारण जो इस प्लेटफॉर्म की जो स्पीड थी टेंजेंशियली, उसके रेस्पेक्ट में ये v डैश जा रहा है, तो मेरा पहला इक्वेशन होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एग्रीड ना? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे निकालना है, पता नहीं है मुझे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे यहां डालना है जो मैं नहीं जानता हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू डिस्क दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क दिया हुआ है, कितना है v, और वेलोसिटी ऑफ डिस्क रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ओमेगा डैश आर, ओमेगा डैश आर, इसकी स्पीड होगी ओमेगा डैश आर, और ये इसको मैंने क्या नाम दिया था, v डैश, इसको मैंने क्या नाम दिया था, v डैश। तो सोचो तुम्हारा v डैश जो तुम यहां डालोगे वो v प्लस ओमेगा डैश आर डालोगे ना, यस सर। फिर तुम्हारा ओमेगा डैश चलाएगा। इफ आई प्लेस दिस थिंग एज ए होल हियर, तो v दिया है, ओमेगा डैश यहां से और यहां से कॉमन आएगा, यू कैन सॉल्व। अगर क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ दिस मैन v डैश, ये जो v दिया है, जिस क्वेश्चन में जो क्वांटिटी दिया है v, वो है विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ डिस्क बिफोर वॉकिंग। इसका मतलब है इसके रेस्पेक्ट में, जब ये पहले घूम रहा था, किसके, ओमेगा आर से, बिफोर वॉकिंग जो इसकी स्पीड थी, बिफोर वॉकिंग स्टार्ट्स इसकी स्पीड थी ओमेगा आर, उसके रेस्पेक्ट में ये v से चल रहा है, तो उस केस में हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू डिस्क, वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी मैन, ये हमको निकालना है, हमने इसी को माना है v डैश। वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू डिस्क दिया हुआ है v, बट किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है v, बिफोर वॉकिंग, यानी ओमेगा आर होगा ना। यस सर। आंसर अलग आएगा, ठीक है, ठीक है, एग्रीड। यस सर। मिटाओ, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर एक बोट है, मतलब एक, ये स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, बोट की लेंथ है 360 मीटर, बोट की लेंथ कितनी है, 360 मीटर। यहां एक पर्सन खड़ा है और ये बोट है,
पर्सन की मास है m और इसकी मास है 6m, बोट की मास है 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द मैन, दोनों में फ्रिक्शन है। अब ये पर्सन वॉक करता है, और इस एंड पे पहुंच जाता है। अब ये पर्सन वॉक करके इस एंड, इस पूरे प्रोसेस में ये बोट कितना मूव करेगा? नाउ दिस पर्सन वॉक्स and reaches other end of the boat. Find displacement of boat in the process. क्या होगा? हाँ, लीनियर मोमेंटम का है। इसके बाद मैं इसी का काउंटर पार्ट लूंगा एंगुलर मोमेंटम में, ताकि तुम समझ पाओ। क्या करोगे? बोलोगे मान लो सर ये x1 मूव कर गया, मान लो ये x1 मूव कर गया और ये x2 मूव कर गया, दोनों मिल गया। तो पहला इक्वेशन क्या लिखोगे? m इंटू x1 इज इक्वल टू 6m इंटू x2 होगा ना? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर ये x1 मूव कर गया और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर ये x2 मूव कर गया, तो क्या m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 होगा? होगा ना? यानी कि कौन ज्यादा चलेगा, बोट या मैन? मैन ज्यादा चलेगा। बोट जितना चलेगा मैन उसका 6 टाइम्स चलेगा ना? जब दोनों मिल जाएगा, जब ये एंड राइट जाता हुआ, ये एंड राइट जा रहा है, ये पर्सन लेफ्ट, जब दोनों मिल जाएगा तो क्या x1 प्लस x2 होगा 360 मीटर? When they meet, x1 प्लस x2 is 360 मीटर। सॉल्व कर लो दोनों को, मेरे ख्याल से आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 60 मीटर, x1 इज इक्वल टू 300 मीटर। सही है ना? ये 300 मीटर चलेगा और ये 60 मीटर चलेगा और दोनों मिल जाएंगे। सही है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये डिस्क है, टॉप व्यू में देख रहे हैं, ये इसकी फिक्स्ड एक्सिस है, यहां से एक हिंज है जिसकी वजह ये स्पिन कर सकता है, घूम सकता है, पर ये फिक्स पॉइंट है। यहां एक पर्सन खड़ा है, इसकी मास है m, इसकी मास है m। नो सॉरी, मुझे लगता है मैंने यहां गलत कर दिया है, 7 हो रहा है, नहीं यहां 5 होना चाहिए। 5 ले लो, सही है ना? सो 5 हम ले लो, ठीक है ना? जितना ये चलेगा उसका 5 गुना ही चलेगा, दोनों का सम 360 होगा। ठीक है? इसकी मोमेंट इनर्शिया क्या है? इसके अबाउट mr² है ना? इसकी पॉइंट मास मान रहे हैं, इसके अबाउट mr² है। यहाँ m था, यहाँ mr² है। इसके कंपेरिजन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए 5 टाइम्स। हम बोल रहे हैं इस डिस्क का मास है 10m, तो बताओ डिस्क की मोमेंट इनर्शिया क्या होगी? 10m इंटू r²/2 यानी 5mr², यानी इसकी मोमेंट इनर्शिया mr² और डिस्क की मोमेंट इनर्शिया 5mr²। 5 टाइम्स है ना? 5 टाइम्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये मैन अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो डिस्क एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर ये मैन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो डिस्क क्लॉकवाइज घूमेगा। एग्रीड? यस सर। मैं कह रहा हूं कि जहां ये खड़ा था, जहां ये पर्सन खड़ा, मैं वहां पे एक मार्कर से
एक मार्क बना देता हूं, मैं यहां पर एक पॉइंट को कलर कर देता हूं, जिस स्टार्टिंग में जहां ये खड़ा था उसको मैं एक नाम दे देता हूं पी पॉइंट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये डिस्क ऐसे घूमेगा, सही है ना। अगर ये पर्सन ओमेगा 1 से घूमेगा और ये डिस्क रिकॉइल करेगा ओमेगा 2 से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, सही है। यानी mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 का मतलब है ओमेगा 1, I2 का मतलब है 10 mr स्क्वायर, 10 mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 2। तो तुम यहां से देखोगे ओमेगा 1 इज इक्वल टू 5 ओमेगा 2, एग्रीड। खैर ये हमारा पर्पस नहीं है। ओमेगा 1 हमेशा 5 टाइम्स ओमेगा 2 है। ओमेगा 2 जितना घूमेगा, अगर ये घूमेगा थीटा, ये घूम जाएगा 5 थीटा, घूमेगा ना। अगर ये डेल्टा थीटा 1 मूव कर गया और ये पॉइंट P डेल्टा थीटा 2 मूव कर गया, तो क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा 2, लिख सकते हैं। अगर ये दोनों मिल जाए मतलब इस पर्सन के पांव के नीचे फिर से ये पॉइंट P आ जाए, ये पॉइंट P इधर जा रहा है और ये मैन इधर जा रहा है, कब दोनों मिल जाएगा? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 360 डिग्री होगा। ये पर्सन इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये पर्सन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जब दोनों मिल जाएंगे तो ये थीटा 1 प्लस ये थीटा 2 होगा 360 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा 360 डिग्री। व्हेन दे मीट, when point P, when kid meets point P, तो उस केस में तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा डेल्टा थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू 300 डिग्री। जब तक ये मैन 300 डिग्री घूमेगा, ये 60 डिग्री घूमेगा, ये 60 घूमा, ये इसका 5 गुना ज्यादा घूमा और दोनों मिल गए ना। ये मैन यहां से घूम के यहां पहुंच जाएगा और ये पॉइंट P यहां से घूम के फिर से इसके पांव के नीचे P आ जाएगा। तो तुमसे ये पूछा जाएगा व्हेन दे मीट व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डिस्क, तो लिखोगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एग्रीड। इसके रेस्पेक्ट में ये कहां मिल रहे हैं दोनों? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या कह सकते हो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उस एंगुलर पोजीशन पे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना, बिल्कुल काउंटर पार्ट होता है। यहां सेंटर मास कंजर्व था, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 विथ साइन इज 0। यहां I1 डेल्टा थीटा 1 प्लस I2 डेल्टा थीटा विथ साइन इज 0, दोनों का सम 0 आता है, ठीक है। सोचो, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मिटा दो उसको। अब मैं बात कर रहा हूं so before I come to that point also let us see मान लो एक रॉड है और वो रॉड हैंग कर रहा था
मान लो एक रॉड है और ये रॉड ऐसे हैंग कर रहा था, ठीक है। हालांकि इसको हम दूसरे तरीके से भी लेंगे। ये रॉड ऐसे हैंग, इसकी मास है m, यूनिफॉर्म रॉड लेंथ है। इधर से एक बुलेट आता है, इधर से एक बुलेट आता है या एक बॉल आता है, इसकी मास भी m ही है, इसकी स्पीड है v, या इसकी स्पीड है v मान लो। ये आता है, इससे टकराता है और इससे चिपक जाता है। इट कोलाइड्स एंड स्टिक्स और गेट्स एम्बेडेड। सो क्वेश्चन दिया है, बुलेट हिट्स द रॉड and gets stick to it. Find angular velocity of the rod after the impact. इम्पैक्ट के तुरंत बाद इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ये से चिपक गया, ये पूरा का पूरा सिस्टम घूमना शुरू करेगा, घूमेगा ना। किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू किया तो क्या करोगे तुम कहोगे देखो जब इन दोनों में इंपैक्ट हुआ था, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा था ऐसे, इंपल्स लगा था, उसका रिएक्शन लगा था इसके ऊपर ऐसे। एग्रीड? दुनिया का कोई भी एक्सेस ले लो, इन दोनों का नेट टॉर्क उस एक्सेस के ऊपर जीरो आएगा। क्यों आएगा? मान लो मैं एक्सेस यहां ले रहा हूं, इस पॉइंट को मैं एक्सेस मान रहा हूं, कोई भी इमेजिनरी पॉइंट है, मैं यहां से इसका पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं r, तो इसका टॉर्क अगर ये वेक्टर f है, मान लो ये वेक्टर f है, f dt है, तो ये क्या है? माइनस एफ dt है। एक्शन रिएक्शन ना है। इस फोर्स का टॉर्क होगा r क्रॉस f, इस फोर्स का टॉर्क होगा a के अबाउट पोजीशन वेक्टर क्रॉस f, और इसका टॉर्क कितना होगा? पोजीशन वेक्टर सेम क्रॉस माइनस f। इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, ये तो लगा वही था ना, सेम पॉइंट पे दोनों जब कांटेक्ट में आए तो उस पॉइंट पे लगा था एक दूसरे पे, तो इसका फोर्स F लोगे तो इसका फोर्स क्या होगा? माइनस F होगा। एक्शन रिएक्शन है, दोनों कट जाएंगे ना। समझ रहे हो? Yes, sir. इन दोनों का टॉर्क, एक्शन रिएक्शन देखो, और ये दो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट, और ये दोनों फोर्स का सेट है इक्वल एंड अपोजिट, कहीं भी हो दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो, r क्रॉस वेक्टर f एंड r क्रॉस सेम r वेक्टर सेम है, उसी पॉइंट पे लग रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेम है, r क्रॉस f और सेम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r क्रॉस माइनस f कट के जीरो हो जाएगा। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम ये नहीं देगा, ये इंटरनल फोर्स की वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा। यहां कोई फोर्स लगा हुआ कि नहीं कोलिजन के टाइम? जब कोलिजन यहां लगा होगा इंपल्स, तो यहां भी कोई इंपल्स लगा होगा हिंज पे, आगे या पीछे नहीं जानते हैं, आगे या पीछे, यहां इंपल्स लगा आगे या पीछे नहीं जानते, निकाल लेते हैं, देखो निकल जाएगा। कुछ कहां भी लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं। मान लो यहां पर, मान लेते हैं कि यहां पर ये पीछे लगा था, मान लेते हैं, मैं जानता हूं आगे लगेगा और तुम भी कुछ देर में जान जाओगे आगे लगेगा, बट अभी मैं बोल रहा हूं मान लो पीछे लगा कुछ भी लगा। लेट अस कॉल इट इंटीग्रल ऑफ f डैश dt। यही एक्सटर्नल फोर्स है ना, यही एक्सटर्नल है ना, तो ये टॉर्क देगा, ये बहुत सारे, इसके अबाउट ये टॉर्क देगा, इस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क देगा, इस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क देगा, बट इसके अबाउट ये टॉर्क नहीं देगा। मानते हो ना? Yes. अगर मैं रॉड प्लस बुलेट
को अगर मैं सिस्टम मान रहा हूं तो इसके ऊपर जो एफ एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल टू एफ फ्रॉम द हिंज, देयरफॉर आई कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। देयरफॉर इसका टॉर्क है, ऐसा नहीं इसका टॉर्क नहीं है, कुछ एक्सिस अबाउट है कुछ अबाउट नहीं है। देयरफॉर टॉर्क अबाउट हिंज इज जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इज कंजर्व्ड। इस पॉइंट का नाम दे दो ए। हम कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज कंजर्व्ड। एग्रीड? तो ये बताओ कोलिजन के पहले इस ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या था? कोलिजन के पहले ये चल रहा था, ये तो रेस्ट पे था, एंगुलर मोमेंटम क्या था? एम वी एल। एग्रीड? एम वी और ये डिस्टेंस कितनी है? एल है। एग्रीड ना? एम वी आर देखो इस तरह से था एंगुलर मोमेंटम, इस तरह। अगर तुम इसको सर्कुलर मोशन मान लो, इस पॉइंट पे इसको सर्कुलर मोशन मान लो, कैसा सर्कल था? किस डायरेक्शन में था सर्कल? एंटी क्लॉकवाइज। इज इक्वल टू, अब बताओ ये दोनों घूमने लगा ओमेगा से, तो सिंपल लिख दोगे आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा। आई अबाउट एक्सिस क्या आएगा? ml स्क्वायर बाय 3। एग्रीड? रॉड का मोमेंट इनर्शिया 1 वाट कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 3 प्लस एक और पार्टिकल है, एक और पॉइंट मास है, कितने डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे होगा, इंटू ओमेगा। ओमेगा निकल गया ना? ओमेगा इज 3v बाय 4l होगा। ओमेगा आ गया 3v बाय 4l। क्या इस ओमेगा को निकालने के लिए तुमको ये जानने की जरूरत है कि ये फोर्स कितना लगा और किधर लगा? नहीं जरूरत, बिना उसके निकल गया। अब तुम्हारा ओमेगा निकल गया, अब तुम्हारा ओमेगा निकल गया, ठीक है। अब तुम जानना चाहते हो इसके बाद कि सर मैं ये भी जानना चाहता हूं ये फोर्स जब है कोलिजन के टाइम यहां जो इंपल्स लगा वो किधर लगा और कितना लगा, ठीक? एग्रीड? तुम ये बताओ रॉड प्लस बुलेट पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? सिर्फ यही है, यानी रॉड प्लस बुलेट की जो मोमेंटम है उसमें जो भी चेंज आया है वो इसकी वजह से आया। mg इज ए नॉन इंपल्सिव फोर्स, वो इसके बाद ऐड करेगी। इसके बाद में मान लो तुमसे क्वेश्चन ये पूछता कि बताओ कोलिजन के बाद अभी रॉड और पार्टिकल घूमना स्टार्ट करेगा, ये कितने एंगल पे जाके रुक जाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन? तो तुम क्या करते हैं? हाफ आई अबाउट दिस, हाफ आई अबाउट दिस, एग्रीड, इनटू ओमेगा स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mg h। वो हम करेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अगर तुम जानना चाहते हो, हालांकि इसके बाद तुम जान जाओगे जब और इसमें जाएंगे। अगर तुम जानना चाहते हो तो बताओ कि सर इसमें जो है इंपल्स कितना ऐड किया, तो देखो ये और ये तो कट गया। इसने जितना मोमेंटम क्रिएट किया होगा रॉड का, इसने उतना ही मोमेंटम, वेलोसिटी नहीं मोमेंटम, जितना इसने मोमेंटम रॉड का क्रिएट किया उतना ही इसने मोमेंटम बॉल का घटाया। तो ये दोनों तो कंपनसेट हो गए, इसके कारण नेट चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा। बट इसने जो किया उसी के कारण मोमेंटम चेंज हुआ। तो ये बताओ इनिशियल मोमेंटम कितनी थी सिस्टम की? m इंटू 0। मोमेंटम हम जो है मोमेंटम जब भी लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते हैं उस पार्टिकल की जिसका भी मोमेंटम निकालना है, ठीक है। m इंटू 0 प्लस m इंटू v, सही है। मोमेंटम फाइनल कितना होगा? तो दो तरीके हैं, पहले इस रॉड का नहीं तो निकालो, इस रॉड का स्पीड कितना है, इस रॉड के सेंटर मास का स्पीड कितना है? ओमेगा इंटू एल बाई 2। इस रॉड के सेंटर मास की स्पीड ओमेगा इंटू एल बाई 2, और इस पार्टिकल का स्पीड कितना है? ओमेगा एम इंटू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल, सही है।
क्या इस रॉड का सेंटर एक सर्किल पे घूम रहा है जिसकी रेडियस है L/2 और उसकी ओमेगा तुम निकाल चुके हो, तो इसकी सेंटर मास की स्पीड, रॉड के सेंटर मास की स्पीड क्या होगी, m इंटू मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ओमेगा L/2। और क्या इस पार्टिकल की स्पीड जो है रेडियस है L, कितना होगा, ओमेगा इंटू L होगा। या तुम चाहो तो एक और काम कर सकते हो, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर मास यहां होगा, ये मास भी m है और ये मास भी m है, तो इन दोनों के मिड पॉइंट पे यहां से L/4 डिस्टेंस पे आएगा नेट सेंटर ऑफ मास। तुम इसको ये भी लिख सकते थे, टोटल मास 2m, टोटल मास सिस्टम का 2m और वेलोसिटी ऑफ दिस नेट सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ दिस नेट सेंटर ऑफ मास इज ओमेगा इंटू 3L/4I क्यूब। देखो दोनों सेम आएगा, करके देखो आ रहा है सेम। तुम चाहो तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर ले लो, m1 v1 वेक्टर, तुम चाहो तो मोमेंटम को लिख सकते हो m1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 का सेंटर ऑफ मास प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 का सेंटर ऑफ मास, या तुम लिख सकते हो m1 प्लस m2 इंटू नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्रीड। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, डालो तो इसको, और ये कट गया 2 से, ओमेगा इंटू ये हो गया 3, एक मिनट, 3/2 हाँ 3/2 m ओमेगा L का मतलब है 3v/4 ना, तो कितना आगे बताओ, 9mv/8 ना। तो मोमेंटम बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया ना मोमेंटम। इसका मतलब यहां फोर्स किधर ऐड किया था, इनिशियल मोमेंटम आई कैप, इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स इज फाइनल मोमेंटम, या इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहां जो फोर्स लगा था, हिंज फोर्स, इंटेग्रल ऑफ f हिंज dt, इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, mv/8। यानी इसमें हिंज लगा, इसमें इंपल्स लगा था mv/8, आगे लगा था। आगे क्यों लगा था पता है, आगे क्यों लगा था बता रहा हूं, थोड़ी देर में जान जाओगे। आगे इसलिए लगा था कि अगर यहां हिंज ना होता, अगर यहां हिंज ना होता और फ्री कोलिजन होता, एक रॉड को ऐसे डाल के यहां कोलाइड कराएंगे ना, एक रॉड को इस पे डाल देंगे फ्री सरफेस पर, यहां से कोलाइड करेंगे, ये पार्टिकल पीछे भागता, इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी पीछे होती, समझ रहे हो ना। यस सर। तो फ्री कोलिजन में ये पार्टिकल पीछे जा रहा होता, ये पार्टिकल आगे जाता, ये आगे जाता, ये आगे जाता, ये रेस्ट पे होता, इसके ऊपर का पार्टिकल सब पीछे जाता। तो चूंकि इसको पीछे आने से बचाया है, समझ रहे हो। मान लो ये मेरे पास एक हाथ है, इस तरह से ये हाथ है, या ये मान लो इस तरह से है, ये इस तरह से है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ऐसे करके, और ये सडनली ऊपर जाना चाहेगा, ये इसको फॉरवर्ड पुश करेगा ना। तो ये क्या चाह रहा था, कोलिजन जब हुआ, इसकी टेंडेंसी थी पीछे जाने की, तो इसीलिए ये जो हिंज है ना, ये जिस तरह से हिंज है, इस हिंज के पीछे वाले पोर्शन से टकराएगा, और ये पीछे वाला पोर्शन इसको पुश कर दिया, यानी फोर्स आगे लग गया। इसका प्रूफ क्या है, तुम इसका ऐसा कोलिजन सही में कराओ और तब हिंज को खोल के देखो, तो तुम देखोगे हिंज का पीछे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा चमकने लगेगा, उसमें कोलिजन हुआ था, वो घिस गया था, सामने वाला पोर्शन एकदम क्लीन होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हिंज रिएक्शन लगता ही नहीं है, जो नेचुरली रेस्ट पे होता है। अगर कोई पॉइंट का टेंडेंसी पीछे भागने का था फ्री कोलिजन के केस में, तो उस पॉइंट पर अगर हिंज है तो फोर्स लगाएगा, आगे मोमेंटम बढ़ेगा। अगर किसी पॉइंट का टेंडेंसी कोलिजन के बाद आगे बढ़ने का था, तुमने वहां हिंज लगाया था, तो इसको जब ये आगे बढ़ने से रोकेगा तो फोर्स लगाएगा पीछे, लगाएगा ना, उस केस में नेट मोमेंटम घटता है। हम इसका जनरल फॉर्मूला निकालेंगे कि डिस्टेंस x पे कोलिजन कराने पे
डिस्टेंस x पे कोलिजन कराने पे हिंज रिएक्शन क्या होता है, हम उसको भी देखेंगे, बट पहले अभी हम एंगुलर मोमेंटम की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब अगर हम तुमसे इस बात की बात करें, मिटाएं इसको, अगर तुमसे हम इस बात की बात करें कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमारा क्या था, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या था, हमने ये कहा था तुमसे, शायद हमने तुमसे ये कहा था कि कोई भी एक्सिस ले लो, कोई भी एक्सिस ले लो, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, टॉर्क अबाउट axis A would be equal to rate of change of by dt, यही ना। जिस तरह से फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ठीक, इसका मतलब अगर टॉर्क कांस्टेंट है, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो सिंपली चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम L फाइनल माइनस L इनिशियल इज इक्वल टू टॉर्क dt का इंटीग्रल, ठीक है। लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। अब तुमको हम वो तीसरा मेथड बता रहे हैं जो तुम बताइए सबसे शॉर्ट मेथड होगा तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिसको तुम पहले न्यूटन लॉ से फिर एनर्जी मेथड से सॉल्व किए थे, ठीक है। देखो कैसे, मान लो मुझसे ये पूछा गया है एग्रीड, ये मास है m1 m2, इसकी मूवमेंट रेंज है I, रेडियस है R, ठीक है। हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला था ना, या वेलोसिटी निकाला था, याद है कैसे निकाला था? एक बार टॉर्क लगाया था, इस पे टेंशन माना T1, इस पे माना T2, इसकी एक्सेलरेशन A, इसकी A, इसकी अल्फा। फिर मैंने इस पे इक्वेशन लिखा था, मैंने इस पे लिखा था m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2a, वो इक्वेशन टॉर्क लेके निकाला। दूसरा मैंने क्या किया, इसको h हाइट नीचे लाया, ये h हाइट ऊपर गया, इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड v, इसकी ओमेगा मान ली, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, टोटल एनर्जी लिख लिया था, ये किया था ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इस एक्सिस के अबाउट ये इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं इस एक्सिस के अबाउट ये इक्वेशन लिख रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये बताओ इस एक्सिस के अबाउट, पहले बताओ फोर्स पूरे सिस्टम में है क्या क्या, पूरे सिस्टम पे फोर्स कौन कौन से हैं। एक फोर्स तो भाई ये है, T यहां, T1 यहां, T1 यहां, कट गया ना। बताओ T1 यहां, T1 दोनों का कंबाइंड टॉर्क एक्सिस वर्ड कितना है? 0। T2 यहां सेम डिस्टेंस पे है, T2 यहां, कट गया। इसका कुछ वेट रहा होगा, पुली का कोई वेट रहा होगा, और यहां से कोई उसको नॉर्मल मिला होगा, कट गया। m1g का बच जाएगा, यही ना, m2g का ही बच जाएगा, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क तो कांस्टेंट है, m2g का टॉर्क इस डायरेक्शन में, बताओ m2g का टॉर्क एक्सिस नॉट किस डायरेक्शन में? m2g बताओ, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो वेट है ऐसे करके, इसका टॉर्क कैसे होगा? क्लॉकवाइज। इसको मैं लिख दूं m2g, और इसका टॉर्क कैसा?
एंटी क्लॉकवाइज माइनस m1g, चूंकि टॉर्क कांस्टेंट है इनटू टाइम शुड बी इक्वल टू L इनिशियल 0, हाँ सॉरी m1g इंटू r, हाँ r इंटू टी, करेक्ट। L इनिशियल 0 शुरू में रेस्ट पे था, L फाइनल। अगर इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड ओमेगा है जो कि v बाय r होगी, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसका इस एक्सिस के अबाउट इस v2, इस m2 मास जो यहां v स्पीड से जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m2 vr होगा, बताओ। m2 मास v2 स्पीड से जा रहा है, तो इसके अबाउट क्या होगा? mvr परपेंडिकुलर, यही ना, m2vr परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज, सही है। इसके कारण m1 मास v स्पीड से जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? प्लस m1vr, क्यों होगा? क्यों इसकी वजह से भी क्लॉक, देखो अगर तुम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये भी क्लॉकवाइज घूमता दिखेगा, ये भी क्लॉकवाइज घूमता, ये और ये भी क्लॉकवाइज घूमता दिखेगा, एग्रीड? प्लस i इंटू ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख दोगे तुम? v बाय r, आ गया ना? देखो तो क्या निकालना था? v बाई टी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, v बाई टी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो v बाई टी जिसको तुम एक्सेलरेशन बोलते हो, मैं एक्सेलरेशन ही लिख देता हूं, हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी बाय m2 प्लस m1 प्लस i बाय r स्क्वायर, सही है? समझो मैंने क्या किया है, मैंने इस एक्सिस को पकड़ लिया, इस एक्सिस बोर्ड में इक्वेशन लिख रहा हूं। टॉर्क सारे इंटरनल फोर्स एक्शन रिएक्शन कट जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स था m2g का फोर्स अगर तुम यहां लगा दो m2g, तो इसकी टेंडेंसी क्या चाहेगा? इसको क्लॉकवाइज घुमाना, टॉर्क देगा क्लॉकवाइज। जबकि अगर m1g का लाइन ऑफ एक्शन तुम यहां ले आओ, तो ये क्या चाहेगा? घुमाना एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क हो जाएगा m2g इंटू r माइनस m1g इंटू r इंटू टाइम, दैट इज द मोमेंटम क्रिएटेड, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम क्रिएटेड। टॉर्क इंटू टाइम इज द एंगुलर मोमेंटम क्रिएटेड। अब एंगुलर मोमेंटम कितना क्रिएट होगा? ये v स्पीड से जा रहा है, तो देखो ऐसे करके ये घूम रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे इसको टेंजेंट ले लूं तो mvr क्लॉकवाइज, ये ऊपर जा रहा है, ये भी mvr, और ये ऐसे घूम रहा है, ये भी i टाइम्स ऑफ ओमेगा, तो तुम्हारा ये आ जाएगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमने इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग देखा था ना? उसमें एक्सीलरेशन क्या निकली थी? g साइन थीटा बाय क्या था? एक्सीलरेशन g साइन थीटा बाय 1 प्लस ये था, पता नहीं कुछ तो था, क्या था याद नहीं हमको, तुम लोग को याद होना चाहिए। देखो एक रफ इंक्लाइन है, सपोर्ट्स रोलिंग। आपने यहां से किसी चीज को रेस्ट पे से छोड़ दिया, ये गिरना शुरू होगा, ये फिसलना शुरू होगा, ये यहां पहुंचेगा, मान लो किसी मोमेंट पे ये यहां पहुंच गया, टी टाइम बाद ये यहां पहुंच गया। तो मुझे ये बताओ इस पूरे प्रोसेस के फोर्स कौन कौन सा ऐड कर रहा था? इस पूरे प्रोसेस के फोर्स कौन कौन सा ऐड कर रहा था? मैं तो कंपोनेंट फॉर्म में ले रहा हूं, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर, सही है? नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन इधर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। रोलिंग कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मान लेते हैं इसकी स्पीड यहां v है,
और इसकी एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो कि v बाय आर होगी, ये v बाय आर होगी, ठीक है। ओके इस पॉइंट को ले लो, यहां एक पॉइंट ले लो P। इस पूरे प्रोसेस में P के बाद टॉर्क कितनी है बताओ मुझे। क्या इसका टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा? तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, इसका वही एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। क्या इसका टॉर्क 0 होगा? तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इससे पास हो रहा है, तो किसका टॉर्क होगा? और क्या वो कांस्टेंट टॉर्क होगा? क्या हमेशा इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क अबाउट पॉइंट P, क्या हमेशा mg sin थीटा इंटू आर होगा? तो इसके बाद टॉर्क पता चल गया ना, तो लिख दो टॉर्क अबाउट P इंटू टाइम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट P फाइनल माइनस एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इनिशियल। एग्रीड? mg sin थीटा इंटू आर, ये टॉर्क है जो कि कांस्टेंट टॉर्क है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, इंटू टी एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इस पॉइंट के अबाउट, यानी ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ले लो, P को यहां लो या यहां लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां के अबाउट क्या लिख दोगे? I अबाउट P। I अबाउट P का मतलब क्या बताओ? I अबाउट P का मतलब क्या है? ICM प्लस MR स्क्वायर इंटू ओमेगा। सही है? ये कौन सा एक्सिस है? इंस्टेंटेनियस ना। तुम कहोगे सर यहाँ P क्यों लिए हैं? क्यों अभी समझ जाओ, यहाँ P और यहाँ P में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे मान लो इसके वर्ड निकालो, इसके वर्ड कोई फर्क नहीं आता है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट वर्ड मैंने निकाल दिया, तो मेरा ओमेगा आ गया, कितना आ गया बताओ? mgr sin थीटा इंटू टी बाय ICM प्लस MR स्क्वायर। एग्रीड? बट निकालना क्या था? इसको कर दो V बाय R। सही है? तो यहां से V कितना आ गया बताओ? mg, टाइम को बाहर निकाल दो, g sin थीटा बाय 1 प्लस ICM बाय MR स्क्वायर। सही है क्या? यही निकला था क्या? यही निकला था ना? ठीक, कोई डाउट यहां तक में? बिकॉज अब जो हम टॉपिक में एंटर करेंगे वह कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और कोलिजन होते हुए रोटेशन में कोलिजन कैसे होता है, रोटेटिंग बॉडी कोलाइड कैसे करता है। ठीक, हम उसको देखेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज, हाँ इसके फिर एक गोली वाला वजन कोई पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो बिफोर हम उसको ले, पहले मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट है O, और यहां से एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, इस लाइन पे कहीं चल रहा है, इसकी स्पीड है v1, इसकी रेडियस है r1। दूसरा पार्टिकल यहां से आ रहा है, इसकी स्पीड है v2,
इसकी रेडियस है r2। तीसरा पार्टिकल जो है वो यहां से आ रहा है, इसकी स्पीड है v3, इसकी रेडियस है r3। और चौथा पार्टिकल जो है वो यहां से जा रहा है, इसकी स्पीड है v4 और यहां से इसकी डिस्टेंस है r4। पांचवा पार्टिकल जो है, चलो ऐसा है, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको पहले बताओ O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 अबाउट O कितनी होगी? इस सब की मास m है, मास m है, m v1 r1, ठीक है? हाँ सर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से? हाँ सर। कैसे? हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे एक सर्किल का पार्ट है, या तो हम r क्रॉस v देखें, r होगा ऊपर, पोजीशन वेक्टर को ले जाओ यहां, r क्रॉस v, तो जो r क्रॉस v को घुमाओगे, देखो r वेक्टर होगा ऊपर और v वेक्टर है राइट, तो जो r क्रॉस v को घुमाओगे तो क्या होगा, ये तुमको मिलेगा, दिखने में कैसा मिलेगा? क्लॉकवाइज, राइट हैंड से, और डायरेक्शन होता है इनवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन। या तुम इसको एक यहाँ पे सर्कल मान लो, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन था, ये कैसा सर्कल हो रहा है? क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज होगा। यहां बताओ ये कैसा सर्कल है? एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये हो गया उल्टा, यानी इसको प्लस बोल रहे थे, माइनस होगा। इसका बताओ, ऐसे सर्कल बना दो, इसको सेंटर मान के सर्कल बना दो, और यहां मान लो टेंजेंट पे था, तो इस तरह से होगा। इसी तरह से यहां पे देखो, अगर हम इसको ऐसे कर दें, सर्कल बना दें, सॉरी v4 कहाँ गया? v4 ये होगा मेरे ख्याल से, ये v4 ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से, और L3 से 2 होगा m v4, यही ना? हाँ सर। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इसकी मोमेंट रहने से आई रेडियस है r, मैं कह रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ए के अबाउट जो एक्सटर्नल नेट फोर्स है, फोर्सेस तो है, टी यहां भी है, टी यहां भी कट गया, टी यहां भी है, टी यहां भी कट गया, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक होगा m1g, एक होगा m2g, और कोई है टॉर्क देने वाला ए के अबाउट? बताओ, नेट टॉर्क। तुम जानते हो यहां पे एक टेंशन है, इसने टॉर्क दिया होता तो इसने भी दिया होता ना, कट जाएगा। हाँ सर, बैठ जाए। इसका टॉर्क, इस धागे में टेंशन T2, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, तो ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। हम क्या कर रहे हैं? पुली प्लस या डिस्क प्लस m1 प्लस m2 को सिस्टम मान रहे हैं, और इस पूरे सिस्टम पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द टॉर्क ऑन दिस सिस्टम, वी आर फाइंडिंग टॉर्क ऑन दिस सिस्टम, नॉट ऑन वन, टॉर्क ऑन दिस सिस्टम अबाउट एक्सिस ए। इस पे एक फोर्स लगा होगा वेट, और यहां एक हिंज सपोर्ट लगा होगा नॉर्मल, हिंज ने इसको बैलेंस किया होगा, गिरने से रोका होगा, सब कट जाएगा। हम चाहे तो इसको ले सकते हैं, पुली में इसको ले लेंगे, मास में इसको ले लेंगे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस कट जाएगा, तो हम ले ही नहीं रहे हैं, जो चीज कट ही जाएगा उसको पहले जीरो कर देते हैं। तो ये बताओ m2 का टॉर्क कैसे निकालेंगे? कि m2 को खींच के यहां ले आओ, m2 को खींच के यहां ले आओ। अगर यहां पे एक फोर्स लगाओगे, ये फोर्स क्या चाहेगा? इसको घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, ठीक ना? हाँ सर। m1g को खींच के यहां ले आओ, फिर ये इसको कैसे घुमाना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि नेट टॉर्क होगा, टॉर्क नेट जो होगा
unbalanced about axis A, that is equal to m2g into r minus m1g into r. This is the torque and the net direction is clockwise. Agreed? हाँ सर, जिस समय इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी, जिस समय इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी v, इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी v और इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी ओमेगा, उस समय इस पॉइंट O के अबाउट इसके कारण एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्लॉकवाइज। आई ओमेगा होगा ना, इसके कारण क्या होगा? तो क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ सर, इसकी वजह से क्या होगा? इस वेलोसिटी को यहां ले आओ, अगर ये वेलोसिटी को यहां ले आए तो ये कैसा सर्कुलर मोशन देगा? अगर इस पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी नीचे होगा तो कैसा देगा? उसी डायरेक्शन में ना, सर क्लॉकवाइज। m2vr। और अगर इस वेलोसिटी को शिफ्ट करके यहां ले आए तो भी तो क्लॉकवाइज ही देगा ना। हाँ सर, ओमेगा को लिख दो v बाय आर, स्लिपिंग नहीं हो रहा है इसीलिए ओमेगा हो जाएगा v बाय आर। इसको तुम लिख सकते हो v बाय आर। और तुम जानते हो टॉर्क नेट इंटू टी टाइम, टॉर्क इंटू टाइम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का नेट वैल्यू होगा ना। हाँ सर, आ तो गया। तुम देखोगे तो एचसी वर्मा में